आपदा को अवसर में बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगले 2 साल में किसान की तस्वीर कैसे बदलेगी, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। तस्वीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी किसान की, इसको समझना चाहिए जब 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में खर्च होगा, इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन मैं संजय जायसवाल जी के माध्यम से बिहार के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओ इसको बनाने में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव में जुड़े और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एफपीओ बनाए, अपने विचारधारा से जुड़े हुए लोग इसमें सक्रिय हों। और हमें क्या चाहिए इस एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसकी चिंता करते हुए उसके विकास में लगे। भारत का पैसा, भारत सरकार का पैसा मोदी जी के द्वारा आपको मिलेगा, यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। यही नहीं, इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा, मैंने अभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए देश में 50 लाख रेडी वाला, ठेली वाला, फेरी वाला, ये 50 लाख लोग हैं और इन 50 लाख लोगों के लिए 5,000 करोड़ रुपए रखा गया है। 10-10 हजार रुपए उनको देना है ताकि वह अपनी फिर से जीविका को ठीक से स्टैब्लिश करें। मेरा निवेदन है आप सबसे कि आपके गांव शहर में कोई भी रेडी वाला हो, बैंकों को हिदायत दी गई है, बैंक इसमें तत्पर है, उनको तुरंत पैसे दिलाने की व्यवस्था करें और इन 5 लाख लोगों को उसमें जोड़ने का प्रयास करें, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। लगभग 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत हम लोगों ने तय किया है कि उनको क्रेडिट दिया जाएगा और उस क्रेडिट के लिए किसानों को प्रेरित करना, यह भी हमारा काम होना चाहिए, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। अब अगर मैं मधुबनी की बात करूं, अगर मैं उत्तर बिहार की बात करूं, मधुबनी की बात करूं, कटिहार की बात करूं, तो मखाना उद्योग को हम लोगों को वोकल होकर के ग्लोबल बनाना है और मखाना उद्योग को आगे बढ़ाना है, उसको हमको ध्यान में रखना है। मधुबनी पेंटिंग, टिकुली कला, इसको भी हमको प्रेरित करना है, इसको भी हमको आगे बढ़ाना है। उसी तरीके से भागलपुर का सिल्क उद्योग, हमारे अश्विनी चौबे जी यहां बैठे, उन्होंने लंबे समय तक भागलपुर को रिप्रेजेंट किया है। भागलपुर के सिल्क को हमको वोकल होकर के लोकल को आगे बढ़ाना है और उसकी ब्रांडिंग करनी है, उसकी हमको चिंता करनी चाहिए। मधुबनी का शहद, मुजफ्फरपुर की लीची, इन सब चीजों के बारे में आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत तब होगा जब मुजफ्फरपुर में लीची के उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे, मधुबनी पेंटिंग्स के लिए काम करेंगे, टिकुली कला के लिए हम काम करेंगे, मखाना उद्योग के लिए काम करेंगे, खादी सिल्क के लिए काम करेंगे, तब जाकर के ये होने वाला है और इसको हमको अपने साथ जोड़ना चाहिए। यह हमारा आपसे निवेदन है। प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना, जिसमें हमारे जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको वहीं उसी स्थान पर रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था भी की गई है। मुझे अभी ध्यान में नहीं है, शायद 22 जिले हैं बिहार के या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं जिनको इस रोजगार पैकेज के तहत, गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत उनको जोड़ने का कार्य किया गया है। उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और उसको भी हमको आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। आप जानते हैं कि इस 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल हेल्थ केयर की बात की और डिजिटल हेल्थ मिशन की बात की। मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, हमारा ये सपना था, आज वो साकार होते हुए दिखता है। देश में कहीं भी आप चले जाएं, आपका हेल्थ का डिजिटल कार्ड, आपकी हेल्थ की सारी गाथा विथ प्राइवेसी आपके साथ सुरक्षित रहेगा और उसके माध्यम से आपके व्यवस्था के दृष्टि से जो जो काम किए जाएंगे वह भी उसमें अंकित होगा। आप समझ सकते हैं कि इससे स्वास्थ्य के दृष्टि से कितनी बड़ी क्रांति आएगी, कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, इसको भी हमको समझना चाहिए। अभी ये यूनियन टेरिटरीज में लागू हुआ है। मेरा निवेदन है कि बिहार के कार्यकर्ता इन सारे कामों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करेंगे, ये मैं मानता हूं। अगर मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं, सुशील मोदी जी बैठे हुए हैं, भूपेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं, संजय जायसवाल जी बैठे हुए हैं, नागेंद्र जी बैठे हुए हैं, हमारे विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री हुआ करते थे। 1986 में हम आवाज उठाया करते थे चेंज दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986,
और 1986 में एजुकेशन पॉलिसी बदली थी। लेकिन 1986 की एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ उसके पहले एजुकेशन पॉलिसी 68 में आई थी, तो 68 के बदले 86 हो गया, लेकिन कोई भी मूल परिवर्तन नहीं हुआ। आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजाद भारत में आजाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस पॉलिसी की विशेषताएं क्या है? मैं चाहूंगा कि बिहार के एक एक प्रदेश कार्य समिति के सदस्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझें, बुनियादी ढांचे को समझें, क्या परिवर्तन हुआ इसको समझें। आज एजुकेशन पॉलिसी की एक्सेसिबिलिटी हो गई है, आज अफोर्डेबिलिटी हो गई है, हर एक को एक्सेस है, इक्वालिटी एजुकेशन में आएगी। और सबसे बड़ी बात हुई है कि रीजनल लैंग्वेज को उसमें महत्व दिया गया है। शुरू से लेकर के 8वीं क्लास तक एजुकेशन का ढांचा, मीडियम जो होगा वो रीजनल लैंग्वेज होगी, वो अपनी लैंग्वेज होगी। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसका अर्थ ये होगा कि नाउ इंडिया इज नॉट गोइंग टू हैव एजुकेशन, इट इज भारत विच इज गोइंग टू हैव एजुकेशन। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक एग्जामिनेशन किया गया और रीजनल लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन होगा, अभी आप लोगों ने कैबिनेट में उसको पास किया है, रविशंकर जी आप लोगों ने। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैंने नीट लागू किया था, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट मेडिकल एजुकेशन में, तो उस समय मेरा बहुत विरोध हुआ था, बहुत लोगों ने इसके खिलाफ बोला था। आज क्या हुआ? उस नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के कारण सिर्फ इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले लोग डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज से आने वाले लोग भी, गरीब परिवार के लोग भी अब डॉक्टर बन रहे हैं। यह परिस्थिति आई है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए भारत को जागना होगा, तो इस एजुकेशन पॉलिसी की गहराई को समझना पड़ेगा। हमारे यहां शुरू में अगर कोई मैथ्स पढ़ रहा है तो मैथ्स के साथ म्यूजिक नहीं ले सकता था, लेकिन अब फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है। को करिकुलर एक्टिविटीज और करिकुलर एक्टिविटीज को साथ में एजुकेशन के साथ जोड़ दिया गया है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है। अगर वो अपना पर्सनैलिटी का विकास शिक्षा के एक सब्जेक्ट के साथ, सीरियस सब्जेक्ट के साथ, वो अपनी टैलेंट का भी विकास करना चाहता है, तो वह भी उसमें दिया गया है। इस बात को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी इस एजुकेशन पॉलिसी की बात हुई है कि हम लोग सब लोग यहां जो इतने बैठे हैं, प्रेम कुमार जी से लेकर के सब लोग, हम सब लोग उस पढ़ाई में से निकले हैं जिसको हम कहते थे रट्टाफिकेशन। रट्टा लगाओ, एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, उसको उगल दो, उसको लिख डालो, अच्छे नंबर ले आओ और छुट्टी पा जाओ। अब जो एग्जामिनेशन होगा, उस एग्जामिनेशन में व्यक्ति को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी। He will have to understand the concept. कॉन्सेप्ट को उसको समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट को समझ करके एनालिटिकल माइंड उसका कितना है, इसका एप्लीकेशन देखना पड़ेगा। इसका मतलब उसको शिक्षा की गहराई को ग्रहण करना पड़ेगा। इसको उस एजुकेशन पॉलिसी में जोड़ा गया है, इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन मैं ललायत हूं इस बात को कहने के लिए, और मैं प्रेरित भी हूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो इतनी अच्छी चीजें आई हैं, एक एक कार्यकर्ता उस एजुकेशन पॉलिसी को जरूर पढ़े और टास्क फोर्स बना करके उस काम को आगे बढ़ाए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि बिहार ने, फिर चाहे वो कोविड हो, फिर चाहे वो बिजली गिरने से लोग हताहत हुए उसकी राहत हो, फिर चाहे हमारे बाढ़ की राहत का विषय हो, आप सब लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया है। और कोविड के दौरान आपने लगभग 1,41,00,000 लोगों का राशन कार्ड धारक को आपने 1141 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए और उनकी जीवन स्थिति को बदलने का आपने प्रयास किया है। यह बहुत अच्छा योगदान रहा है। उसी तरीके से जो हमारे बाहर में माइग्रेंट लेबरर्स थे, उनको भी लगभग 20 लाख लोगों को आपने 203 करोड़ रुपए की आपने राहत पहुंचाई है। और इसी तरीके से किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए लगभग 12,35,000 किसानों को आपने
417 करोड़ रुपए आपने उनको आर्थिक राशि की सहायता दी है। ये बहुत ही उत्तम काम हुआ है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोविड के दौरान जो सेवा कार्य किया, जो लाखों के हिसाब से आपने फूड पैकेट बांटे, 1 करोड़ से ज्यादा आपने फूड पैकेट बांटे, आप बधाई के पात्र हैं। उसी तरीके से आपने वर्चुअल रैली के माध्यम से संपर्क अभियान किया, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी रही है जिसने अपने आप को संक्रमण काल में जनता से जोड़ करके रखा, माइग्रेंट लेबरर्स की चिंता की, उनके पास जाकर के उनकी व्यवस्था की है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, उनको इस सहयोग के लिए। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ आई है, तब तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बिहार में जीत हुई है। इसको हमको समझना चाहिए। और इस बार भी हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यशस्वी होंगे। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, इसके लिए हमको कार्य करना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि आपको इसमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। आपको अपनी ताकत को निहार करके अपने को ही सिर्फ जीत हासिल नहीं करानी पड़ेगी, अपने सहयोगी दलों को भी आपको जीत हासिल करानी पड़ेगी। इस तरीके से हमको इस मानसिकता के साथ पूरी ताकत नीचे लगानी है। मैं पीछे आपके साथ जब वर्चुअल रैली में मिला था तो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उन्हीं सीटों की लड़ाई नहीं लड़ेगी जहां भारतीय जनता पार्टी ने लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी एक एक बूथ पर वो चुनाव लड़ेगी और एक एक बूथ पर विजय हासिल हो, इसकी रणनीति बनाएगी। इस दृष्टि से हमको काम करना है। इसलिए वी हैव टू ऐड वैल्यू नॉट ओनली टू बीजेपी बट टू अवर अलायंस पार्टनर्स ऑल्सो। उनको भी हमको शक्ति देनी है, उनको भी हमको ताकत देनी है और हम सब मिलकर के ये हम आगे बढ़ें, इसके हमको चिंता करने की जरूरत है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हम संक्रमण काल में चुनाव लड़ रहे हैं। देयर आर चैलेंजेस एंड देयर चैलेंजेस आर इमेंस। बहुत किस्म की चैलेंजेस हैं। हम कोविड से लड़ करके हटे हैं, बाढ़ से हम लड़ रहे हैं, आगे चल करके चुनाव आएगा, अपनी जान की भी व्यवस्था करनी है। कोविड का संक्रमण इस साल के अंत तक तो रहने वाला ही है, यह मान करके चले। अपनी रक्षा भी करनी है और रक्षा करने के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों को जनता तक पहुंचाना है, यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि छोटी छोटी मीटिंग्स, स्मॉल डोर टू डोर कैंपेन, मैंने अभी पता लगाया था कार्यकर्ताओं से, भूपेंद्र यादव जी ने बहुत एग्जॉस्टिव संजय जायसवाल जी के साथ और हमारे पदाधिकारियों के साथ मिलकर के मुझे जानकारी मिली कि आप लोगों ने मंडल तक के कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनकी राय शुमारी की, उनसे आपने बहुत सी चर्चाएं की। उस चर्चा में यह ध्यान में आया कि सबसे इफेक्टिव कैंपेन डोर टू डोर कैंपेन रहने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हो जाए। हमको अपनी जान की रक्षा भी करनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हमको अपने कैंपेन को नीचे तक ले जाना है। उसकी हमको चिंता करनी चाहिए, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को हमको टच करना है, सभी लोगों को, हमारे युवा, हमारे महिला वर्ग, हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़ा समाज से जुड़े हुए लोग, हमारे अति पिछड़ा समाज से जुड़े हुए लोग, सब तक हमको दस्तक देना है और हमको मोदी जी का संदेश भी पहुंचाना है, भारत सरकार का संदेश भी पहुंचाना है और एनडीए के द्वारा किए गए कार्य, नीतीश जी के द्वारा किए गए कार्य बिहार में जो हुए हैं उसको भी नीचे तक ले जाना है। इस बात को हमको पूरा करना है। इसकी योजना आप लोगों ने बनाई है। मैं अगले सप्ताह में, वैसे तो मैं इसी 29 तारीख को आने वाला था, लेकिन मुझे पता चला कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन आपके यहाँ 6 तारीख तक है, तो 6 तारीख के बाद मैं जरूर आने वाला हूँ। कोर कमेटी की बैठक भी लूंगा। हमने पीछे कुछ टास्क दिए हैं, उसके बारे में हमको उसकी चर्चा भी करनी है और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको काम करना है।
हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी पीछे जब आए थे तो उन्होंने बहुत से पैकेजेस आपको दिए हैं और उस पैकेज के माध्यम से विकास की दृष्टि से वहां पर काफी काम हुए हैं। पटना मेट्रो का शिलान्यास हुआ था, उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, ब्रिजेस, इनके लिए भी काम हुआ है। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि इस कोविड के संक्रमण में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना ने अच्छा काम किया है। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं कि वह भी केंद्र सरकार की सौगात थी जिसके कारण से हो पाया है। मित्रों, आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि बिहार के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कार्य किए हैं और आपको ये मालूम है कि जो पैकेज बिहार को दिया गया था, लेटर एंड स्पिरिट में वो पैकेज पूरा किया गया है, बिहार की धरती पर उतारा गया है। इसको समझना चाहिए। मैं जब आपके सामने आऊंगा तो आपको उसकी सारी डिटेल्स भी दूंगा। डिटेल्स संजय जायसवाल जी के पास हैं, वो सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रखनी चाहिए, लोगों को बताना भी चाहिए और लोगों को उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। मैं आज के इस खुशनुमा माहौल में जब आप लोग अग्नि चुनाव की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो मैं विपक्ष पर कोई कटाक्ष करूं इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि विपक्ष बिहार या अन्य स्थानों पर भी इट हैज बिकम अ स्पेंट फोर्स। ये खत्म हुई फोर्स है, इसके पास कोई ताकत नहीं है, न विचार है, न दृष्टि है, न कुछ आगे लोगों की सेवा करने का मन में कोई संकल्प है। ये सिर्फ राजनीति, थोथी राजनीति, हल्की राजनीति, इससे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बिहार की जनता को आशा है तो बीजेपी से आशा है, बिहार की जनता को आशा है तो एनडीए से आशा है, बिहार की जनता को आशा है तो हम लोगों से आशा है कि हम उनकी तस्वीर और तकदीर बदलेंगे और हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने बदलने में अपना योगदान किया है और आगे भी करेंगे। इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं, आप बदलाव के वाहक हैं, यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ चेंज। आप बदलाव के अग्रदूत हैं, आपने बदलना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब भी जनता के बीच में जाए तो वो ये ध्यान में रखे कि आशा है तो उससे है और उस आशा को निभाने का जिम्मा है तो उसके कंधों पर है और उसको पूरा करना है। इस बात को ध्यान में लेकर के हमको आगे बढ़ना है। मित्रों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपसे दिल्ली से बात कर रहा हूं। मैं आपके चेहरे जरूर देख रहा हूं, सबके चेहरे स्क्रीन पर आ रहे हैं समय समय पर, मैं देख रहा हूं, लेकिन जो आपसे मिल करके हमको गर्मजोशी मिलती उसका अंदाज ही कुछ और होता। लेकिन ठीक है, अगले से अगले सप्ताह मैं आपके बीच में आऊंगा और आपसे मिलूंगा। लेकिन तब तक मेरा आपसे निवेदन है कि आप संजय जायसवाल जी के निवेदन में नेतृत्व में और पार्टी के सभी लोगों के साथ जो योजनाएं बनी हैं उस योजनाओं को मैं यहां पर खुलासा नहीं करना चाहता, लेकिन आप सब जानते हैं वह लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट होना चाहिए, उसको पूरा का पूरा होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी एनडीए बिहार में यशस्वी हो, इस बात को हमको चिंता करनी है। नीतीश जी के नेतृत्व में हम अगले चुनाव में जा रहे हैं, हम सबको पूरी ताकत के साथ लगना है और मोदी जी के द्वारा दिए गए भारत को जो मुख्य धारा में लाने के लिए योजनाएं हैं उनको भी जनता तक पहुंचाना है। यही मेरा आपसे निवेदन है। आप सब लोग, मैं जानता हूं बिहार का कार्यकर्ता कितना परिश्रमी है, कितनी मेहनत करता है और वो विचार से लोगों को प्रेरणा देता है। उसी प्रेरणा का नतीजा मैं भी हूं, वहीं से प्रेरणा मैंने भी ली है। यहां रविशंकर जी बैठे हैं, पहली बार वो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, इमरजेंसी का दिन, कॉलेज में मीटिंग करना मुश्किल था। उन दिनों में रविशंकर जी को हम बुलाया करते थे, सुशील जी जब जेल से आए थे तो उनको बुलाया करते थे और हम लोग गुपचुप से मीटिंग किया करते थे। उस मीटिंग के बाद रेड हुआ करती थी, क्लासेस को अरेस्ट किया जाता था। उन समय भी हमको अगर प्रेरणा दी और इस विचार को आगे बढ़ाने का मौका दिया तो वो बिहार की धरती ने दिया है। अगर हम लोग इस प्रेरणा से आगे बढ़े हैं तो मैं ये चाहूंगा कि बिहार की धरती फिर से कमल खिले, भारतीय जनता पार्टी आगे आए और पूरी ताकत के साथ हम बिहार की सेवा में फिर से जुटे। यही मेरा निवेदन है। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।